हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के केस में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, जिसमें हम दो टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस एक्सप्लेन करिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो आपको पॉइंट्स डिस्कस करना पड़ेगा और एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर के केस में प्रोड्यूस्ड होता है, वेयर एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ जनरेटिंग एक्शन, यानी कि जनरेटर में प्रोड्यूस होता है। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। और अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन करिए ये कंसेप्ट को। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो एक एक करके हम बात करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा दूंगी, आप अपने नोट्स में उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइप का होता है और क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग आप डालिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर आप कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर रोटेटिंग हो, कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा तो मशीन वर्क कैसे करेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना बहुत ही एसेंशियल होता है। अब ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए देखिए हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसा कि हम डिस्कस किए थे डीसी मशीन में, वहां पर हम लोगों ने देखा था बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, फर्स्ट आपका हेडिंग होगा बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू इंड्यूस्ड या फिर टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ऐसा तो नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, कंडक्टर ही ना हो और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तीन कंडीशन होती है जनरली, अगर वो फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। सबसे पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, वो होता है सेट ऑफ कंडक्टर्स। सेट ऑफ कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर का होना जरूरी है या फिर सेट ऑफ कंडक्टर्स का होना जरूरी है, तभी वहां पर हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन नंबर 1। सेकेंड हम बात करते हैं, देखिए सेट ऑफ कंडक्टर है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें क्या होना चाहिए, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। तो सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कंडक्टर को सिर्फ आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, उसके आसपास का एरिया जो है वो मैग्नेटाइज्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। और हम यूज करते हैं पोल्स, जो हम पोल पढ़ते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेट ऑफ कंडक्टर तो ठीक है, हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, तो अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए थर्ड हमारा, और इसको स्टार मार्क करिए, इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों ही में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए रिलेटिव वेरिएशन ऑफ टाइम और स्पेस। ठीक है, स्पेस वेरिएशन हो सकता है या फिर टाइम वेरिएशन हो सकता है, किनके बीच में, बिटवीन सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप टाइम वेरिएशन स्पेस वेरिएशन नहीं समझ पा रहे तो सिंपली ये समझिए कि इन दोनों के बीच में एक मोशन होना जरूरी है, वेरिएशन, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए।
यानी कि एक बार हम ये बोल सकते हैं स्टेशनरी सेट ऑफ कंडक्टर्स, मतलब सेट ऑफ कंडक्टर्स हमारा स्टेशनरी है लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। सेकंड केस हमारा ये हो सकता है वेरिंग सेट ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप बेसिक पहले रिक्वायरमेंट नोट डाउन करिए, ये 3 रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम समझेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हेडिंग आप इतना नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, रिलेटिव मोशन आप मत भूलिएगा, रिलेटिव मोशन होना इनके बीच में जरूरी है। अब आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ईएमएफ, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईएमएफ, 2 तरीके का ईएमएफ होता है। हेडिंग मैं यहां पर डाल रही हूं टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो देखिए, हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड हमारा जो बनता है वो होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही 2 क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में ही हमें डिटेल डिस्कशन पढ़ना होता है, क्योंकि मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन और कंपैरिजन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी फ्रिक्वेंट। ठीक है, अब डिटेल्ड डिस्कशन करने के पहले हम इसका टर्मिनोलॉजी और क्या क्या बोला जाता है इसका और दूसरा नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, या फिर इसको ईएमएफ ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ रोटेशन। थर्ड, इसको मोशनल ईएमएफ भी बोला जाता है। ठीक है, मोशनल ईएमएफ। और लास्ट इसको स्पीड ईएमएफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं डिटेल में आपको बता रही हूं, रोटेशनल ईएमएफ भी इसको कहा जाता है, ईएमएफ ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है, मोशनल ईएमएफ भी कह सकते हैं एंड स्पीड ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये होता किस में है? ये जहां भी जनरेटिंग एक्शन होता है, इन जनरेटिंग एक्शन, जहां भी जनरेटिंग एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल डीसी जनरेटर हो गया हमारा, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, ठीक है, या फिर इंडक्शन जनरेटर हो गया। यानी कि जहां भी आपको जनरेटिंग एक्शन अगर दिखाई दे तो वहां आप समझिएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर इंड्यूस्ड होगा। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अभी मैं और डिटेल डिस्कशन बताऊंगी आपको, फिलहाल के लिए आप इतना नोट डाउन करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम आते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, पल्सेशन ईएमएफ भी कहा जाता है इसको, दूसरा नाम है इसका। सेकंड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर में होता है। जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे तब हम वहां पर देखे थे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर जनरेट होता है, क्योंकि वहां पर कंडक्टर्स हमारे स्टेशनरी होते हैं, मूविंग नहीं होते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस हो गया। ये होता है इन ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, कभी भी अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिख रहे हैं
तो आप थ्योरी ना लिखने की बजाय आप ऐसे अगर इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से करेंगे और एग्जाम्पल ऐसे देंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा आसानी होगा आपका पेपर चेक करने के लिए, और वो पॉइंट्स एकदम अप टू डेट दिखेगा, आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो थ्योरी कभी भी अच्छे तरीके से लिखिए, इसको पूरे पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बेटर रहेगा। देखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम से ही समझ में आ रहा है डायनामिक नेचर का, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, फिजिकल मोशन होता है किसका, कंडक्टर्स का। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं फर्स्ट, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर हमारा क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, जैसे कि हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखे थे, सेट ऑफ कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी कि फिजिकल मोशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज whenever set of conductors, और कैसे सेट ऑफ कंडक्टर्स होने चाहिए, मूविंग होना चाहिए, ठीक है। whenever set of conductors जो कि मूविंग नेचर के हैं are placed in a magnetic field, placed in a stationary magnetic field, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ सेट ऑफ कंडक्टर्स मूविंग होंगे, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है, इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। और फ्लक्स कटिंग इफेक्ट भी यहाँ पर होता है, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट होता है, और फ्लक्स कटिंग की वजह से वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लक्स कटिंग इफेक्ट। आप बोल लीजिए, ड्यू टू द फ्लक्स कटिंग, जितना ज़्यादा फ्लक्स कटिंग होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस्ड होगा और जनरेट होगा, आप बोल सकते हैं। कब होगा, जब वहाँ पर एक फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा। अब फ्लक्स कटिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फ्लक्स कट रूल the magnitude of dynamically induced EMF is given by, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, फ्लक्स कट रूल है, इसको आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है फ्लक्स कटिंग इफेक्ट क्या है या फ्लक्स कट रूल क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम एरो से ऐसे शो करते हैं, और इसका हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड या फिर बी है। क्वांटिटी जो डिफाइंड होगी वो बी होगा। बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि टेस्ला में होता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल बी। और हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं। देखिए ये हम कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिए, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर है जिसका लेंथ है या फिर एक्टिव लेंथ इसको बोलते हैं एल है, ओके। और यहां से हमारा क्या है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। v हमारा लीनियर वेलोसिटी है जिससे कि कंडक्टर मूव कर रहा है, तो एक एंगल थीटा बनाएगा, ओके।
यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ का, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैं सफिक्स में यहाँ डी लगा दे रही हूँ, देखिए, इज इक्वल टू होता है बी एल वी साइन थीटा। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर एल क्या है, बी क्या है, वी क्या है, साइन थीटा क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैं एरो लाइन से शो की हूँ। हमारा ये ब्लू लाइन वाला जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और स्मॉल एल है एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। v हमारा होता है लीनियर वेलोसिटी और थीटा से मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे BLV साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्लक्स कट रूल से। तो यहाँ पर जो भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायनेमिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ कंडक्टर क्या है, मूविंग है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब आप इसके नीचे लिख लीजिए, वेयर B is magnetic flux density। ये डायग्राम देखिए आपको बनाना जरूरी है, बिकॉज अगर आप एक्सप्लेन करते हैं फ्लक्स कट रूल तो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। B हमारा है फ्लक्स डेंसिटी और इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है इन वेबर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। जैसे कि हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़े थे, उसमें मैंने एक एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया था, उसके साथ उसका यूनिट भी लिखना जरूरी है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला हम बी से डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन में ए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स का कंसेप्ट आ रहा है। हमारा क्या है, कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट v जो है वो हमारा लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी विथ विच कंडक्टर इज मूविंग। ठीक है, जिस भी वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है उसको हम स्मॉल v से डिफाइन करेंगे। और एक और क्वांटिटी हमारी क्या बच गई, स्मॉल l। स्मॉल l को हम बोलते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, या फिर किसी बुक में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें इफेक्टिव लेंथ भी लिखा रहता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम सिर्फ लेंथ ऑफ कंडक्टर क्यों बोले, एक्टिव या फिर इफेक्टिव क्यों लगा दिया गया है। तो इसका भी आप डेफिनेशन देख लीजिए, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या होता है। द लेंथ ऑफ कंडक्टर विच कट द फ्लक्स, यानी कि जितना भी लेंथ ऑफ कंडक्टर जो हम L लिए थे वो फ्लक्स को कितना कट कर रहा है, उस लेंथ को हम बोलते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। कई सारी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीज क्वांटिटी है हमारी, 3 क्वांटिटी हमने देख लिया, B, V, L, और एक लास्ट बचा हमारा थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V। B और V के बीच का ये एंगल है। देखिए यहाँ पर एक एरो शो किया गया है जो कि वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा एक एरो लगाया जाता है, वो बताता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, B एंड V। अब देखिए इस टाइप के कंसेप्ट पे कैसा क्वेश्चन बनता है प्री में कई बार आपसे क्या पूछता है, एक तो फॉर्मूला जो मैंने अभी नोट डाउन कराया BLV साइन थीटा, उस पे बेस्ड आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आपको B गिवन रहेगा, L आपको गिवन रहेगा, वेलोसिटी गिवन रहेगा। कई बार थीटा 90 डिग्री बोलता है, यानी कि परपेंडिकुलर रखा जाता है कंडक्टर को, ऐसा बोल देता है स्टेटमेंट में, या फिर कई बार पैरेलल रखा जाता है। तो अगर परपेंडिकुलर रखा रहेगा यानी कि थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा साइन 91 होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बनेगा सिंपली BLV। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप।
इंपॉर्टेंट है, देखिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। यहां पर हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ईडी इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए। यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पहला केस बनता है, फर्स्ट केस, केस नंबर 1। जब हम बोल सकते हैं कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। हमें पता है साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 90 डिग्री पे होती है। इस केस में हमारा ईडी कितना हुआ, सिंपली बी एल वी सिंपली हुआ, बिल्कुल बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। देखिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल दे देता है प्री में। सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको बी दिया रहेगा टेस्ला में। एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आपको मीटर या फिर सेंटीमीटर में दे सकता है, और वी वेलोसिटी दे सकता है हमारा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब अगर ये चीज़ देता है तो सिंपली आपको फॉर्मूला यूज़ करते हुए आना चाहिए, और इसका फाइनल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कभी भी मिस्टेक मत करिएगा मल्टीप्लिकेशन में और यूनिट में, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ये मीटर में दिया रहता है, ये चीज़ सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दिया, या फिर ये सेंटीमीटर में दिया रहा, ये मीटर पर सेकंड में दे दिया रहता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पहले यूनिट को आपको अच्छे से बैलेंस करना है, एक ही क्वांटिटी में आपको एक्सप्लेन करनी है, आइदर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है आपका प्री में क्वेश्चन आने के लिए। सेकंड होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का कहने का मतलब है कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलली, कंडक्टर को पैरेलली प्लेस किया गया है, ठीक है। इस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री आ गया, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि यहाँ पर इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ईडी इज इक्वल टू 0। कई बार सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना रहा एग्जामिनर को, तो वो बोलेंगे कंडक्टर को पैरेलली प्लेस किया गया है, उस केस में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करिए, तो आप बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 0। ये पूरा हमारा होता है फ्लक्स कट रूल। अब देखिए फ्लक्स कट रूल, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, जो हम देख लिए मैग्नीट्यूड कितना होता है फ्लक्स कट रूल के हिसाब से BLV साइन थीटा। और होता किसके केस में है, जहां भी जनरेटिंग एक्शन हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जनरेटिंग एक्शन मतलब इधर वो डीसी जनरेटर हो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो या फिर इंडक्शन जनरेटर हो, वहां पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। अब डायरेक्शन भी तो निकालना जरूरी है, इसका डायरेक्शन भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और होता किस में है, ये जनरेटर में होता है। तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। बस एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ क्या होता है। देखिए आपका ये राइट हैंड है, राइट हैंड में जो आपका थंब है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को, ये बताता है थंब, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर बोलते हैं इस फिंगर को, ये छोटी वाली उंगली को। वो हमारा इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं बी। और थर्ड वाला जो है इसे हम बोलते हैं मिडिल फिंगर या फिर सेकंड फिंगर बोलते हैं, और ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चेक करना है, तो ये हमारा जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये तीनों ही फिंगर कैसे हैं, देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो वी कैन से दैट 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारा होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, आप लिख लीजिए यहाँ पर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जिसे मैं कैपिटल M बोल सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया थंब। इसके बाद ये जो फिंगर है, इस फिंगर को हम बोलते हैं फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। और ये हमारा है मिडिल फिंगर, दिस इज आवर मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। और ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो जब कभी आप अगर सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और उसमें भी अगर आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, उस केस में आपको मिडिल फिंगर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और फ्लक्स, जिसे हम बोलते हैं B, और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा राइट हैंड थंब रूल। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इन केस ऑफ जनरेटर हम यूज करते हैं, और जनरेटिंग एक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ जनरेटिंग एक्शन कहने का मतलब है वो DC जनरेटर भी हो सकता है, सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिससे हम डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ये हो गया हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर B, और ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑल थ्री आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये हो गया पूरा कंसेप्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का। ब्रैकेट में मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, इन केस ऑफ जनरेटिंग एक्शन, फिजिकल मोशन होता है कंडक्टर्स का यहाँ पर, तो जो भी EMF इंड्यूस्ड होता है वो डायनेमिक नेचर का होगा, रोटेशनल होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं रोटेशनल EMF या फिर मोशनल EMF, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा इंड्यूस्ड EMF का। तो अगर आपका मेंस पेपर लिख रहे हैं तो आप, मैंने जो डायग्राम बनाया था फ्लक्स कट रूल का, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड BLV साइन थीटा वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा इन केस ऑफ जनरेटिंग एक्शन डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। इतना पूरा आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड हमारा आता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा इंड्यूस्ड EMF हो रहा है वो होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। नाम से अब आपको समझ में आ रहा है, स्टैटिकली, स्टैटिक ट्रांसफॉर्मर एक कैसा डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर EMF भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर EMF या फिर EMF ऑफ पल्सेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? द स्टैटिकली EMF इज प्रोड्यूस्ड नॉट बिकॉज ऑफ द मूविंग कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर की वजह से नहीं होता है, किस लिए होता है? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स होता है, यानी कि यहाँ पर फील्ड वेरी करता है। तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, स्टेशनरी सेट ऑफ कंडक्टर्स। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट लिखिए, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, statically induced EMF is produced not because of
not because of moving set of conductor, not because of moving set of conductors, but due to the variation of flux which produces the induced EMF, which produce the EMF। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, स्टेशनरी सेट ऑफ कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स कहीं भी मूविंग नहीं होंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता था, फिजिकल मोमेंट होता था कंडक्टर्स का, वहाँ कंडक्टर्स मूविंग होते थे, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता था। ये जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पर स्टेशनरी सेट ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यही दो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, और होता किस में है, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ में होता है। इतना आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इतना आप नोट कर लिए, तो मैं इसको रफ कर रही हूं। इसको रफ कर रही हूं, और हमें यहां पर रिक्वायरमेंट होगी फैराडे सेकंड लॉ का। ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ यही कहता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, EMF इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लक्स कट रूल, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेशनरी नहीं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, statically induced EMF is given by कैसे होता है, फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है, तो कई बार आप वाइवा के लिए गए होंगे तो आपको पूछते होंगे फैराडेज सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करिए, और सिर्फ हमें फर्स्ट लॉ ही पता होता है, सिर्फ फर्स्ट रूल जो मैंने अभी बताया वही स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है, बट आपको सेकंड लॉ भी पता होना चाहिए। फैराडे सेकंड लॉ भी होता है, और क्या होता है हमारा, द इंड्यूस्ड EMF is proportional to the rate of change of flux linkage, rate of change of फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, ये हमारा होता है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ ये हमारा होता है, इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये हम सपोज एक कंडक्टर लिए हैं जिसमें हम टर्न्स फॉर्म किए हैं, तो ये हमारा टर्न्स हो जाएगा, मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा टर्न्स हो जाएगा, जिसे मैं कैपिटल N से बोल रही हूँ। करंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए I, मान लीजिए कैपिटल I स्मॉल I कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ डेफिनेटली एक फ्लक्स हमारा आएगा, जिसे हम बोलेंगे फाई वेबर में, फाई आएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, फ्लक्स लिंकेज हमारा होता है साई, जिसे हम बोलते हैं N फाई। देखिए ये साई है और ये फाई है, दोनों ही अलग देखिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। फ्लक्स लिंकेज को हम बोलते हैं साई इक्वल टू N फाई, यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसका अगर आप फाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। और हमारा इंड्यूस्ड EMF क्या बोलता है, इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, यानी कि मैं बोल सकती हूँ E इज प्रोपोर्शनल टू डी साई अपॉन में dt। ये dt है, इसे आप क्या करिए, इसे आप बंद कर लीजिए, बॉक्स में ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, फाइनल फॉर्मूला निकल करके आता है। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई अपॉन में dt, क्योंकि फाई हमारा क्या है, वेरिंग नेचर का है, और n तो एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, वेरिंग नेचर। ठीक है, वेरिंग नेचर का है, वेरिएबल वेरिंग है हमारा, टाइम वेरिंग।
तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी, ये हमारा क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस एन डी साई अपॉन में डी टी, और हमारा इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, दिस इज आवर इक्वेशन 1। इतना आप नोट डाउन करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया एक एक चीज, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या फिर बेटर अगर आप एक एक करके पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका मेंस की भी तैयारी होती जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था हमारा, इसे मैं अभी होल्ड करके रख रही हूँ। इक्वेशन 1 देखिए, नेगेटिव साइन हमारा शो करता है लेंस लॉ के लिए, लेंस लॉ, नेगेटिव साइन आता है लेंस लॉ की वजह से, यानी कि हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इफेक्ट और कॉज का रिलेशन है वो बताता है लेंस लॉ। तो इक्वेशन 1 is a combination of Faraday's law and Lenz law, ठीक है। लेंस लॉ और फैराडे लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी अगर आपको फैराडेस लॉ बोलता है, ये इक्वेशन के टर्म में अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो कभी भी आपको इस फॉर्मेट में ही ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन को नहीं बोलना है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करते हैं, सिर्फ E इज इक्वल टू माइनस एन, E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन में डी टी लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। आपका प्रॉपर इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी होता है। तो ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट। होता किसमें, ट्रांसफॉर्मर के केस में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में लिख रही हूँ, इसको आप बॉक्स में फिल कर सकते हैं। अभी हमने देखा फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स लिंकेज जहां पर भी आपको दिखाई देगा वहां पर क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होगा। और जब भी आपको फ्लक्स कटिंग दिखाई देगा, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा, जैसे कि हम अभी पढ़े, वहां पर हमारा आएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे आप क्या करिए, इसे आप बॉक्स में फिल कर लीजिए, और ये आपका एक ब्रीफ सा नोट बन जाएगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया कंसेप्ट पूरा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जब हम इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि पूरा ऑपरेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, तो ये सब हम देखेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग जब बेसिक कंसेप्ट है तो आपको ये सब पढ़ना होता है बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये आपको फाइनल ध्यान रखना है कि जहाँ भी फ्लक्स लिंकेज की बात करेगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट आएगा, और जहाँ भी फ्लक्स कटिंग आएगा वहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट आएगा। ये पूरा हमारा बेसिक डिफरेंस है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक पूरा कंसेप्ट हो गया ईएमएफ का। अब हम देखेंगे डी एक्सिस क्या होता है, क्यू एक्सिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आप पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन तो वहां पर आप जनरली देखे होंगे डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है। तो अब हम बेसिक कंसेप्ट में ही आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, और हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बीच का रिलेशन, ठीक है। यहां पर आप सब हेडिंग डाल सकते हैं डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस, डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। हो सकता है ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो, नया टर्मिनोलॉजी हो, डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। बहुत ही सिंपल है, देखिए डी एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सिस, नाम है एक जस्ट डायरेक्ट एक्सिस, ठीक है। क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। यहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है, सिंक्रोनस मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वहां से। तो देखिए डी एक्सिस मतलब डायरेक्ट एक्सिस, क्यू मतलब क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मतलब बताइए क्या होता है, क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 डिग्री।
क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक मशीन को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये हमारा हो गया स्टेटर पार्ट। ठीक है, इस सर्कल कर लीजिएगा। यहां पर देखिए मैं बीच में हम लोग क्या लेते थे, रोटर लेते हैं। तो फील्ड में हम लोग क्या लेते थे, पहले मैं ड्रॉ कर ले रही हूं, साथ साथ आप भी ड्रॉ करते हुए चलिए। देखिए जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो आउटर पोर्शन होता है वो हमारा है स्टेटर, जिसे हम स्टेशनरी पार्ट बोलते हैं। और स्टेशनरी पार्ट हमने क्या लिया था स्टेटर में, सिंक्रोनस मशीन के केस में आर्मेचर को लिया था। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को लिया हुआ था। स्टेटर हमारा क्या होता है स्टेशनरी, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टेशनरी हमारा आर्मेचर है, रोटेटिंग कौन है रोटर है। ठीक है, यहाँ पर हम रोटर जो है, रोटर में हम कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, यानी कि यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग मूविंग है। ये हो गया हमारा रोटर। ये जो है देखिए इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम डीसी जनरेटर पढ़ते थे तो हम सिंपली नॉर्थ साउथ पोल्स दिखाते थे ऐसे। ठीक है, अगर फोर पोल मशीन था तो वहाँ पर हम ऐसे शो करते थे। लेकिन ये सेलिएंट पोल इसको बोलते हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगी कंस्ट्रक्शन वाइज। सिंक्रोनस पोल रोटर, तब वहां से मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी कि ये इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों है और क्या होता है हमारा सेलिएंट पोल रोटर। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये हमारा नॉर्थ है, ऑल्टरनेट होता है नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ नॉर्थ है तो डेफिनेटली उसके एडजेसेंट साउथ होगा, उसका एडजेसेंट नॉर्थ होगा, उसका एडजेसेंट क्या होगा साउथ होगा। ओके, तो इस देखिए इस पोल जो है, इस पोल में हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा। पोल पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आता है और इसे हम बोलते हैं 1 डैश। इसे ही हम बोलते हैं डी एक्सिस, यानी उस एक्सिस में जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा उस एक्सिस को हम बोलते हैं डी एक्सिस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डी एक्सिस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, ऑब्वियस है। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर भी फील्ड स्ट्रांग होगा, मैग्नेट होगा, वहां पर मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा। और अगर मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा तो अभी हमने पढ़ा था फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, यानी कि जितना ज़्यादा वहाँ पर फ्लक्स कटिंग होगा इफेक्ट, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किस एक्सिस में, डायरेक्ट एक्सिस में। डायरेक्ट फ्लक्स कटिंग इफेक्ट है इसलिए इसको बोलते हैं डी एक्सिस। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हमारा एक्सिस क्यू है। क्यू का मतलब होता है 90 डिग्री क्वाड्रेचर एक्सिस, यानी कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रखा गया है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है, मैकेनिकल एंगल क्या होता है और दोनों के बीच में आपका रिलेशन क्या आता है। तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसे क्वाड्रेचर एक्सिस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेचर एक्सिस में देखिए, अभी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। क्यू एक्सिस में हमारा नो फ्लक्स कटिंग, कोई भी फ्लक्स कट नहीं होता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड भी नहीं होता है, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, और ये कैसे प्लेस, अगर ये डी एक्सिस है तो क्यू एक्सिस कहाँ पर होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है और मैकेनिकल एंगल क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, रिलेशन। इतना अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं
तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल, ठीक है। डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, डी एक्सिस में हमेशा मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग आता है और क्यू एक्सिस में हमेशा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, नो फ्लक्स कट, ठीक है। अब जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे स्टेट एई जेईई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल एंड रिलेशन बिटवीन दैम, रिलेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आप इसको क्या करिए, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप इसका कंक्लूजन याद रखिए। अभी पूरा थ्योरेटिकल मैं एक्सप्लेन करूँगी, तब आप याद रख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। पहले हम इलेक्ट्रिकल एंगल को देखिए डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिकल एंगल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल। तो इलेक्ट्रिकल एंगल को आपको कैसे डिफाइन करना होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल इज अ measure of one cycle of induced EMF or current wave, induced EMF wave और current wave, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वेव और करंट वेव के एक साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं साइनोसॉइडल नेचर का हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर वन साइकिल बराबर होता है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हो सकता है अभी आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आए, जब मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी तब अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी आपको कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर आप अभी नोट डाउन करिए, वन साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल एंगल का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखिए एक पोल पिच का कंसेप्ट आता है, पोल पिच का कंसेप्ट आता है। तो यहां पर मैं इसको रब कर रही हूं, पोल पिच का कंसेप्ट आता है, देखिए ऐसे यहां पर थोड़ा रब कर रही हूं मैं। इसके बाद एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है पोल पिच, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोल पिच कैलकुलेट करिए या फिर पोल पिच क्या होता है। तो पोल पिच देखिए, ये हमारा स्टेटर था, ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये हमारा हो गया रोटर। आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करिएगा, ये बिल्कुल बड़ा बन गया है, छोटा कर लीजिए इसको। देखिए ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये हमारा नॉर्थ पोल का मिड पॉइंट होगा, मिड होगा ये, ठीक है, ये हमारा मिड होगा, और ये हमारे साउथ पोल का मिड होगा। तो जो एडजेसेंट पोल है, दोनों एडजेसेंट पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वन पोल पिच, यानी कि इतना,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम बोलेंगे वन पोल पिच, वन पोल पिच। फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ, देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल इज नोन एज पोल पिच। ये इसका नॉर्थ का सेंटर हो गया, साउथ का ये सेंटर हो गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल पिच, वन पोल पिच। तो यहां पर आप लिखिए वन पोल पिच is the distance between the center of adjacent poles। दो पोल के बीच के दो एडजेसेंट पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वन पोल पिच। सिमिलरली देखिए, ये हमारा साउथ है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये हमारा नॉर्थ है, इसका ये मिड पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच को हम फिर से बोलेंगे क्या, वन पोल पिच। ठीक है, ये हमारा एक पोल पिच हो गया। सिमिलरली देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको भी हम बोल सकते हैं वन पोल पिच, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, वन पोल पिच, वन पोल पिच। और वन पोल पिच किसके बराबर होता है, हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है वन पोल पिच। ये आप इसको बॉक्स में फिल करके ट्रिपल स्टार मार्क करिए। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वन पोल पिच बराबर कितना होता है, ऑप्शन दे देगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 90 डिग्री मैकेनिकल। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए वन पोल पिच बराबर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, वन पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ये हमारा ओवरऑल कितना हुआ, देखिए ये हमारा हो गया। सिर्फ यहां पर अभी मैं रोटर शो कर रही हूं सब आपको समझाने के लिए। ये हमारा हो गया रोटर। ये 4 पोल मशीन ले रही हूं मैं, 2 पोल भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अभी हम लोगों ने देखा यहां से यहां वन पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहां से यहां हमने अभी देखा तो ये हो गया 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहां से यहां जब आप देख रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और ये लास्ट हमारा, ये भी हमारा हो जाता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हुआ आपको, 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल मिलेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगी 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बट ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल के टर्म में। अब हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं, अगर मैं बोलूं ये एक रिवॉल्यूशन है, मैकेनिकल टर्म में हम जनरली डिफाइन करते हैं, आप स्पीड हमेशा आरपीएम में पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो वहां पर जितनी भी क्वांटिटी होती है, मैकेनिकल क्वांटिटी होती है, एक हमारा कितना होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम कितना बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री मैकेनिकल। 90 डिग्री है ये, दोनों के बीच का राइट एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली ये हमारा होगा 90 डिग्री, सिमिलरली ये हमारा होगा देखिए 90 डिग्री, और ये भी हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। यहां से अगर स्टार्ट किया और यहां पर ये खत्म किया तो इसे हम बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। दिस इज वन रिवॉल्यूशन। और वन रिवॉल्यूशन मैकेनिकल में देखिए तो देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री आ रहा है मैकेनिकल, 360 डिग्री मैकेनिकल आ रहा है। तो ये हमारा देखिए रिलेशन आ रहा है 360 डिग्री मैकेनिकल इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कभी भी आप एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री से एक्सप्लेन करते हैं
अब आप क्या करिए, मैकेनिकल एंगल का डेफिनेशन लिख लीजिए। मैकेनिकल एंगल का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ मेजर ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं 360 डिग्री मैकेनिकल है, जो जनरली अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे वो होता था हमारा मैकेनिकल, लेकिन यहाँ पर एक पोल पिच का कंसेप्ट निकल करके आया और हम बोल दे रहे हैं पोल पिच हमारा कितना होता है, 1 पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया, ये हमारा पूरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। अब इनके बीच में हमें रिलेशन भी देखना है कि रिलेशन क्या होगा, वो चीज़ अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने कहा था डी एक्सिस और क्यू एक्सिस के बीच में कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली प्लेस किया जाता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल प्लेस किया जाता है। तो देखिए अभी मैंने कहा क्यू एक्सिस को 90 डिग्री प्लेस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रेचर एक्सिस है। नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, क्यू एक्सिस इज प्लेस्ड 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्सिस। डी एक्सिस के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में प्लेस किया जाता है आपका क्यू एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अभी मैंने कहा कि ये हमारा हो रहा था डी एक्सिस। ठीक है, डी एक्सिस था यहाँ पर। अगर ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल कितना होगा, इसका आधा होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्यू एक्सिस। ये चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे तरीके से, जब मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ करूँगी तब यहाँ पर हम देखेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्यू एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल प्लेस करेंगे तो कहाँ पर आएगा। ठीक है, ये स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, ये चीज़ को मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक तरफ 2 पोल मशीन बनाऊंगी और एक तरफ 4 पोल मशीन बनाऊंगी, तब आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 2 पोल मशीन के लिए रिलेशन क्या आएगा और 4 पोल मशीन के लिए रिलेशन क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया, देखिए स्टेटर हो गया और ये हमारा हो गया रोटर। यहाँ पर सिर्फ मैं 2 पोल ले रही हूँ, 2 पोल मशीन है ये हमारा। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, यहाँ आप कंडक्टर्स भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, डी एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा, जिसे हम ए डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, ए डैश बोल दिए। अब अगर मैं देखूं पोल पिच, अगर मुझे पोल पिच देखिए डिफाइन करना है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, 2 एडजेसेंट पोल के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, 1 पोल पिच इक्वल टू, मैं बोल रही हूँ 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और अगर मैं मैकेनिकल में समझाऊं तो मैकेनिकल में भी हमें पता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ तो हमारा ये 180 डिग्री मैकेनिकल होगा, क्योंकि यहाँ इसका आधा 90 और फिर 90, 180 मैकेनिकल होगा। तो 2 पोल के लिए हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 180 डिग्री मैकेनिकल इक्वल आएगा, यानी कि एंगल इक्वल आएगा, थीटा ई इज इक्वल टू थीटा एम। ठीक है, और फिर क्यू एक्सिस कहाँ पर होगा, अगर ये 180 डिग्री मैकेनिकल है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पर कहीं हमारा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस हमारा यहाँ पर प्लेस्ड होगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में। ये हमारा कब का केस है, ये हमारा 2 पोल मशीन का केस है, 2 पोल हम मशीन लिए हैं। समझ में आया डी और क्यू का कंसेप्ट और पोल पिच का कंसेप्ट।
Similarly, देखिए ये मैं एक 4 पोल मशीन ले रही हूँ, ये हमारा हो गया रोटर, ये हो गया हमारा रोटर। देखिए ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये हम कंडक्टर्स ले लेते हैं। देखिए ये मैंने कंडक्टर्स ले लिया है। स्टेटर में कितने कंडक्टर्स हैं टोटल काउंट करिए, 8 कंडक्टर्स हैं, और यहाँ पर रोटर में भी कंडक्टर्स होंगे। तो ये हमारा एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा इसको हम बोलते हैं डी एक्सिस। और इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल तो कहाँ पर हो जाएगा बताइए। यहाँ से यहाँ तक मैं अगर डिस्टेंस देखूँ तो देखिए ये एडजेसेंट है, ये हो जाएगा हमारा 1 पोल पिच, एक पोल पिच है जो कि किसके बराबर है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर है। अगर ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल यहाँ से यहाँ तक हुआ तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, और 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे ही हम क्या प्लेस करते हैं, क्यू प्लेस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा डी एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा क्यू एक्सिस। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा डी एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा देखिए क्यू एक्सिस। इधर भी आप मार्क कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा देखिए क्यू एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा डी एक्सिस। अब आप इस कंडक्टर को मार्क करते हुए चलिए, देखिए ए मार्क कर लीजिए, बी मार्क कर लीजिए, सी कर लीजिए, डी, ई, एफ, जी, एच, इतना आपने मार्क कर लिया। देखिए इस डायग्राम को मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये हमारा स्टेटर में कंडक्टर रखे हैं जिसे हम आर्मेचर कंडक्टर्स बोलते हैं, ये रेड गोल सर्कल के फॉर्म में है, ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर्स है, ठीक है। 4 पोल मैंने मशीन लिया है जो नॉर्थ साउथ एडजेसेंट है। उसके बाद आपको पता है कि दो पोल के एडजेसेंट पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं 1 पोल पिच, जो कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये डी एक्सिस हो गया। अब आपको पता है क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में आपको क्यू एक्सिस प्लेस करना होगा, तो क्यू एक्सिस हमारा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हर एक पोल के लिए निकालूं तो ये क्यू एक्सिस हो गया, दिस इज आवर डी एक्सिस, दिस इज आवर क्यू एक्सिस, दिस इज आवर डी एक्सिस एंड दिस इज आवर क्यू एक्सिस। तो मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 है कंडक्टर्स, तो मैंने इसको नाम कर दिया है। अब हमें पता है कि डी एक्सिस में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और क्यू एक्सिस में नो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जैसा कि हम देख रहे थे। डी एक्सिस में मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आता है, ओके। अब आप देखिए यहां पर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रही हूं ईएमएफ का। स्टार्ट करते हैं कंडक्टर ए से। क्यू एक्सिस है तो क्यू एक्सिस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, तो हम बोलेंगे 0 ईएमएफ इंड्यूस्ड, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, डी पे मैक्सिमम ईएमएफ आएगा, साइनसॉइडली वेरी करेगा, तो ये पॉइंट हमारा हो गया बी। फिर सी हमारा क्यू एक्सिस है तो फिर हो जाएगा हमारा 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, देखिए तो डी में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में मैक्सिमम, ओके, नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, ये पॉइंट हो गया डी। उसके बाद ई पॉइंट पे हो जाएगा 0, फिर से बढ़ेगा, एफ पॉइंट पे हो जाएगा मैक्सिमम, फिर आएगा हमारा क्या, जी 0, और फिर हमारा आ जाएगा एच, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा वेव फॉर्म
ईएमएफ का, ठीक है, ईएमएफ का हो गया। यहां पर मैं ले रही हूं थीटा एंगल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, थीटा एंगल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा होता है 0, π/2, पाई, 2 पाई, ठीक है। तो देखिए ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसा आ गया हमारा। तो अभी हम लोगों ने देखा जब हमारा क्या हो रहा था, ये पूरा जब कवर हो रहा था चीजें, तो ये आ रही थी 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल बन रहा था, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल बन रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 4 पोल मशीन के लिए, 4 पोल मशीन के लिए है ये हमारा पूरा कंसेप्ट। और यहां पर देखिए कितना बना हमारा, 2 साइकिल के बराबर है। देखिए ये हमारा 1 साइकिल 2 साइकिल, तो 2 साइकिल्स के बराबर है हमारा ये 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो जब आप दोबारा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल मैं बोल रही हूँ, 360 डिग्री सॉरी ये मैकेनिकल था। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, मैकेनिकल के केस में 360 डिग्री आ रहा है, जबकि वो 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ रहा है। यानी कि एक साइकिल का कंसेप्ट आ रहा है, 2 साइकिल कवर करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो अब आप फाइनल जो रिलेशन मैं लिखवाना चाह रही हूँ वो आप लिखिए। फाइनल फॉर्मूला जो निकल करके आता है वो हमारा होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपल स्टार मार्क करके आप अपने वॉल पे पेस्ट कर लीजिए। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है 2/P था या P/2 था, तो थीटा E इज ऑलवेज P/2 थीटा मैकेनिकल। तो अब आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आपको याद रखनी है, प्रेफरेंस देना है, तो थीटा E इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड नंबर ऑफ साइकिल्स आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ साइकिल्स हमेशा होता है P/2। अब आप सोच रहे होंगे ये P क्या है, P हमारा है नंबर ऑफ पोल्स, P जो है वो हमारा है नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, पोल्स है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। जब भी आप पेपर देने जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन दिखाई ज़रूर दे सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कई बार आपसे पूछता है रिलेशन, P दे देगा आपको, थीटा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कैलकुलेट करने बोलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकल करके आया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। अब हम क्या करते हैं, हम एक टेबल फॉर्म करते हैं और देखते हैं पोल्स अगर हम चेंज करेंगे तो दोनों में रिलेशन क्या निकल करके आएगा, ठीक है। तो एक कॉलम में आप डालिए P पोल मशीन, यहां पर आप रिलेशन लिखिए, ठीक है, यहां पर आप रिलेशन लिखेंगे और यहां पर आप नंबर ऑफ साइकिल्स देखिए। अभी हमने देखा रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन थीटा E इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अगर आप पहला 2 पोल मशीन ले रहे हैं सपोज, यानी कि P इज इक्वल टू 2 हो गया। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए आप एक रेफरेंस के लिए थीटा m की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं एक रिवॉल्यूशन के लिए होता है 360 डिग्री। ये चीज मैंने अभी आपको समझाया कि थीटा मैकेनिकल इज ऑलवेज 360 डिग्री, जो हम एक पूरा रिवॉल्यूशन देखते हैं वो 360 डिग्री कवर करता है। उस केस में आप पोल निकालिए, P पोल लिए यानी कि 2 पोल लिए, कैलकुलेट कर लीजिए थीटा E इज इक्वल टू 2/2, थीटा मैकेनिकल आपने कितना लिया है 360 डिग्री, तो आपको दिखेगा 360 डिग्री।
यानी कि यहाँ पर आपका थीटा ई जो है वो 360 डिग्री आ रहा है। समझ में आया? तो कभी भी अगर दो पोल मशीन है, दो पोल मशीन के लिए हमेशा थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल हमेशा इक्वल होते हैं। तो आंख बंद करके आप चीज़ याद रख लीजिए कि हमेशा एक दो पोल मशीन के लिए थीटा और इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ साइकिल जैसे कि हमने देखा था p/2 कितना आएगा, पोल कितना है 2, 2/2 1 साइकिल। समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं 4 पोल मशीन के लिए। 4 पोल मशीन के लिए कितना आता है, यहाँ पर देखिए 4 पोल मशीन मैं यहाँ साइड में कैलकुलेट कर रही हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। देखिए थीटा ई इज इक्वल टू 4/2 इंटू 360 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 360 कितना आया 720, जो कि अभी हमने निकाला था पूरे कंसेप्ट से। 1 थीटा हमने 360 डिग्री लिया था थीटा एम, तो वहाँ पर 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ रहा था। तो ये हमारा फॉर्मूला फिट बैठता है। और नंबर ऑफ साइकिल्स कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 साइकिल्स हमारा आ रहा है। एक और केस मैं ले लेती हूँ 6 पोल का। 6 पोल का, तो यहाँ पर हम लोगों का कैलकुलेशन देखिए, थीटा ई इज इक्वल टू 6/2 इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 360 डिग्री कैलकुलेट करिए, 1080 आएगा आपका फाइनल आंसर। तो थीटा ई यहाँ पर आ जाएगा आपका 1080 इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल एंगल देखिए बढ़ते जा रहा है। साइकिल कितना हो जाएगा p/2, यानी कि 3 साइकिल्स होगा। और वैसे भी हम जब 4 पोल मशीन देख रहे थे वहाँ पर 2 साइकिल आया था और 2 साइकिल 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर आया था। अब आपका टास्क है आप 8 पोल के लिए कैलकुलेट करिए, 10 पोल के लिए कैलकुलेट करिए और 12 पोल के लिए कैलकुलेट करिए। ठीक है, और बताइएगा कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। ये हम पूरे टेबल के फॉर्मेट में इसको पुट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पूरा हमारा कंसेप्ट है थीटा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बताइए 8 पोल के लिए कितना आया आपका आंसर, 10 पोल के लिए कितना आया और 12 पोल के लिए। अप टू 12 पोल्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है। देखिए नंबर ऑफ साइकिल जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तो p/2 होता है। थीटा ई इज इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल, और ये पूरा कंसेप्ट है हमारा थीटा ई और थीटा एम के बीच का। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट में कवर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जरूर से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।